जी आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पे कुछ केस स्टडीज हम शेयर करेंगे और फंडामेंटल्स पे, क्योंकि दो तीन दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल चुका बात करने का। तो थोड़े से सिर्फ की पॉइंट्स एज एन इंट्रोडक्शन वो देख लेते हैं। ये बल्कि केस स्टडी तो सामने आ ही गई है, लेकिन ये केस स्टडी क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने कुछ सीक्वेंस में और केस स्टडीज सेलेक्ट की थी कि इनको शेयर करते हैं, ताकि मेरे लिए भी और इवन ऑडियंस के लिए भी एक इंटरेस्टिंग कंटेंट हो जाए। तो ये अच्छी स्लाइड है जी, कंपैरिजन ड्रॉ करती है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एज वेल एज रेड ओशन स्ट्रैटेजी में। कि अगर हम अलग देखें इसको करके, तो रेड ओशन में एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेस में कंपटीशन है नंबर वन। यहाँ सारा जोर जो है वो कंपटीशन को बीट करने पे है, नंबर टू। और नंबर थ्री है कि आप एग्जिस्टिंग डिमांड को एक्सप्लॉयट करते हैं। ठीक हो गया जी, ये भी ये ज़ाहिर है ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रैटेजी अपनी जगह गलत नहीं होती। अ, हर आइडिया अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर्थ है कि जी इसमें ब्लू एंड रेड ओशन स्ट्रैटेजी में सो कॉल्ड वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ करते हैं। ठीक है, हम अपनी जिंदगी में भी ट्रेड ऑफ्स करते हैं, तो एक स्ट्रैटेजी में एक आइडिया यही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें पूरा सिस्टम और एंटरप्राइज की सारी एक्टिविटीज वो इसी चीज़ पर होती हैं कि या तो आप ज़रा डिफरेंशिएशन की तरफ जाएंगे या लो कॉस्ट की तरफ जाएंगे। तो ठीक है कि ये स्ट्रैटेजी का एक इन ब्रीफ यही है ये स्ट्रैटेजी। ओके, ब्लू कलर में जी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है कि यहाँ क्रिएट करने की कोशिश होती है अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस। उसके बाद कंपटीशन को अगर हम यहाँ इररेलेवेंट बेसिकली बना देते हैं, या वो हो जाता है जब हम इस चीज़ को ऑप्ट करते हैं। थर्ड ये है इसकी खासियत, इसकी प्रॉपर्टी, कि यहाँ बात होती है नई डिमांड क्रिएट करने की, और फिर जाहिर है उसको एक्सप्लॉयट ही करते हैं। और अगला ये है कि इसमें सारे जो वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ है उसको कोशिश की जाती है कि उसको ब्रेक किया जाए। और फिर ज़ाहिर फर्म की जितनी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट के साथ अलाइंड होंगी। ये तो हो गया जी कि ऑलरेडी हमने दो तीन दफ़ा, और बल्कि अभी रिसेंटली हमने टैप्टा के भी एक इंस्टीट्यूट में इस चीज़ को हाईलाइट किया। ले जी, एप्पल की केस स्टडी है। तो बल्कि ऐसे करते हैं कि स्लाइड्स देखने से पहले हम एक शॉर्ट सी वीडियो के जो नहीं बल्कि ये तो ठीक है, एक दो वीडियोस हैं वो मिलकर देखते हैं जी कि इसके इस स्ट्रैटेजी के बारे में बेसिकली स्टीव जॉब्स, आन जोहानी स्टीव जॉब्स, वो क्या कहते हैं जी कि किस तरह एप्पल ने नई मार्केट स्पेस क्रिएट की और फिर नई डिमांड को कैप्चर किया। तो मिलकर हम स्टीव जॉब्स की जुबानी और इवन एक जाहिर है इन्होंने जो ब्लू ओशन इंस्टीट्यूट है, इन्होंने जो कंटेंट सारे केस स्टडी भी उन्हीं की है और ये वीडियोस भी उन्होंने ही क्रिएट की हैं। तो मिलकर हम इनको देखते हैं जी, और इस आइडिया को आज की शाम में एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे स्टीव जॉब्स शॉर्ट सा क्लिप Here's to the crazy ones, the misfits, है। the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones,
we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. नहीं जी, ये तो थोड़ी लगता है इनकी तारीफें ही एप्पल वालों ने अपने फाउंडिंग फादर की की। लेकिन के स्टडी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वो फिर हमें ज़्यादा रेलिवेंट लगे। ओके जी, ब्लू इंस्टीट्यूट का जो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट है उसी की केस स्टडी है कि हाउ एप्पल्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ड्रोव हाई ग्रोथ। तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं वो मिलकर देखते हैं जी। फर्स्ट स्लाइड बेसिकली टेल्स अबाउट कि 1996 में जो है ये एप्पल ज़रा कंपनी एग्जिस्ट करती थी, तो उसके डिबैकल को उन्होंने मेरा ख्याल है उस पे ये वाइड जो मैगजीन है उसके फ्रंट कवर पे जगह दी। ठीक है जी, कभी कंपनीज पे ये वक्त भी होता है। तो 1996 के बाद 2011 में जी, 2011 में यानी कि ग्राफ हम मिलकर देख रहे हैं जी आज की इस सर्द शाम में कि एप्पल्स मार्केट कैप ओवरटुक माइक्रोसॉफ्ट प्लस इंटेल। तो जितना यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जीई, आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी, इन सारी कंपनी से ज्यादा जो है वो जरा एप्पल आगे है। ठीक है जी, ये बात हो रही है 1996 से 2011 तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, अब इस एक एक डेकेड में बेसिकली एप्पल ने क्या डिफरेंट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो ग्राफ हम शेयर कर रहे हैं वो है जी इसका उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहे हैं जी एक स्लाइड पे कि उन्होंने बेसिकली एक डेकेड में 1996 से अबाउट 2011 तक उनका जो रेवेन्यू का ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, और सारा वो प्रॉफिटेबल भी ज़्यादा थे। और फिर साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने आई मैक, आई पॉड, आई ट्यून्स, इन सब की टाइमलाइन साथ साथ है। तो ये आईफोन 2007 में आ गया, एप्पल स्टोर 2008 में, और फिर आईपैड 2010 में जी। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है एक स्लाइड पे उन्होंने बताया कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कब लॉन्च हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी कहाँ पहुंच गई। ठीक हो गया जी, ज़ाहिर है ये चीज़ें हमने सुनी हैं और हम इन चीज़ों को हमने विटनेस किया कि आईपॉड, आई ट्यून्स सॉफ्टवेयर 2001 में जी, यहाँ इसे उर्दू में कहते हैं ना, सन 2001 में इन्होंने किया। तो ये बिल्कुल ज़ाहिर है एक म्यूजिक इंडस्ट्री, MP3 प्लेयर आ गया और डिजिटल म्यूजिक आ गया जी मार्केट में। अच्छा, MP3 प्लेयर्स जो है उसके उसके लिए जो उस वक्त प्लेयर्स थे उनको बताया जा रहा है उसमें ज़ाहिर है कंपैरिजन किसके साथ है। फ्लैश MP3 प्लेयर ये इनएक्सपेंसिव था, $100 200 का एक स्मॉल साइज था इसका। तो और दूसरी तरफ ये था कि ज़रा हार्ड ड्राइव MP3 जो प्लेयर था वो एक्सपेंसिव था, साइज भी उसका बल्कि था। तो ज़रा कभी एनालॉग डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस में ये चीज़ें तो थी जी कभी, बल्कि आज भी इसी तरह ही है। एनालॉग डिवाइसेस की हम तारीफ करते हैं अपनी जगह, लेकिन मोर और लेस वो अब ज़ाहिर है या म्यूजियम्स में रह गई हैं या कोई खास लैब्स में एनालॉग डिवाइसेस हैं। अदरवाइज डिजिटल इज एवरीवेयर। अच्छा, और फिर ये चले साल लिखा हुआ है बल्कि हाईलाइट किया गया, उन्हीं की केस स्टडी है कि ये जो टीन एजर्स होते हैं उन लोगों ने बेसिकली ये टारगेट कस्टमर थे इस MP3 प्लेयर के लेट 90s में। अच्छा जी, तो स्ट्रेटजी कैनवस मिलकर देखते हैं जी, बड़ा अच्छा टूल है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का। तो वो बताया जा रहा है कि इन फैक्टर्स पे लोग compete कर रहे थे, प्राइस पे, प्लेयर साइज पे, और ज़रा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, उसकी नेविगेशन और यूजेज का ईज क्या कितना था, और म्यूजिक ट्रांसफर कितने ज़्यादा गाने आप कितनी जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हार्ड ड्राइव MP3 प्लेयर का ज़रा ग्राफ बता रहा है, रेड कलर में भी है, और ये उसके फैक्टर्स थे। और वो कोई इतना आसानी से नेविगेशन के में भी चैलेंज था, यूजेज में भी चैलेंज था, आसानी से गाने जो है ना जी वो ज़रा सुनना और वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इन कंपैरिजन जो फ्लैश मेमोरी वाला MP3 प्लेयर आया उसकी देखें प्राइस भी कम है।
प्लेयर का साइज भी ज़ाहिर है उसके मुकाबले में कम है हार्ड ड्राइव के, स्टोरेज कैपेसिटी ज़ाहिर है थोड़ी कम ही लग रही है, बट ये है कि यूजेज में, नेविगेशन में और जो म्यूजिक ट्रांसफर है उसकी मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर थी। ठीक हो गया जी, ये स्ट्रेटेजी कैनवस का जिक्र किया हमने MP3 प्लेयर का। नेक्स्ट देखते हैं जी, आईपॉड आ गया जी। आईपॉड में जो नॉन कस्टमर्स थे, यानी कि जो क्या कहना चाहिए 34 साल या उससे बड़े, उनको बेसिकली उन्होंने टारगेट किया। और इसमें ज़रा 5 GB और 1000 नगमात हैं जी दिए गए। पोर्टेबिलिटी भी थी और यानी कि जेब में डाल लें और यूज़ करें। तो ये ज़रा ये चीज़ें जो हमने पिछले 20-25 सालों में देखी हैं। देन जी फिर जाहिर है उसमें जो है आई ट्यून्स सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन आ गई, तो उसके अपने ज़ाहिर फ़वाइद, और ये इट वाज फन टू यूज़, और इसका डिज़ाइन भी स्लीक था। जो कन्वेंशनल उस दौर में जो डिवाइसेस मौजूद थी, और इसकी ये तकरीबन $400 प्राइस थी। ठीक है जी, आईपॉड दी गल्ला हो गई। सो 1000 गाने इन योर पॉकेट जी, अरे अच्छा स्लोगन है कि आप अपने साथ 1000 जो है ना जो भी पसंदीदा मेलोडीज हैं वो आप लेकर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज केस स्टडी में है, स्ट्रेटेजी कैनवस को जब उन्होंने कंपेयर किया है तो उन्होंने इसमें ऐड किया है फन और फैशन। तो जाहिर है ये इसमें फन और फैशन की जब बात की गई है, तो आईपॉड जब आया तो आईपॉड की जो स्ट्रेटेजी कर्व है ब्लू कलर में, वो देख लें कि प्राइस तो थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ये है कि उसका साइज भी कम था, स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम थी हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में, लेकिन फ्लैश मेमोरी से ज़्यादा है। और देन बाकी चीज़ों में ज़ाहिर है जी इट आउटस्मार्टेड के बड़ी आसानी से ज़रा आप डिजिटल स्पेस में गाने आप डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इट वाज फन और ज़रा फैशन भी बन गया। तो आईपॉड और आई ट्यून्स की स्ट्रेटजी कर्व एक अपनी कहानी सुना रही है। ओके जी, नेक्स्ट आई ट्यून्स का जिक्र कर लें। म्यूजिक स्टोर ये 2003 में आया। तो इस चीज़ ने बेसिकली डिजिटल म्यूजिक म्यूजिक कैसे उस जमाने में जाहिर है खरीदा जाता था, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता था, या फाइल शेयरिंग नेटवर्क्स के थ्रू होता था। तो इसके कुछ अपने जाहिर है कुछ चीज़ें अगर लीगल थी, और उसके अपने इनके प्लस हैं, प्रोज हैं, और फिर ज़रा कॉन्स भी हैं। कि एक तरफ ठीक है जहाँ अगर लीगल था और उसमें राइट्स लिमिटेड होते थे, सिलेक्शन भी लिमिटेड थी सब्सक्रिप्शन बेस्ड में, लेकिन ज़ाहिर है उसकी फिर दूसरी तरफ देखें तो सिलेक्शन लिमिटेड है, और पूरा जो कॉम्प्लेक्स था प्राइसिंग का मेथड था। तो ये बहरहाल कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स इन चीज़ों के थे। अच्छा, तो जो रिटेल इंडस्ट्री थी डिजिटल म्यूजिक की उस दौर में, देखिए आज 20 दिसंबर 2025 में हम बातें कर रहे हैं पिछले 2-3 डेकेड्स की। तो ये स्ट्रेटजी कैनवस है जी पूरी इंडस्ट्री का। अच्छा, गुड। हमने डिवाइस की बात की या एक प्रोडक्ट की, तो अब पूरी इंडस्ट्री का जो स्ट्रेटजी कैनवस है वो हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड म्यूजिक सर्विसेज जो हैं उनके उनका स्ट्रेटजी कैनवस रेड कलर में है। और उसमें जाहिर है कुछ चीज़ें जो है वो P2P नेटवर्क्स में प्राइसिंग मेथोडोलॉजी बेहतर है, और रिस्ट्रिक्शंस कम थी, म्यूज़िक की क्वालिटी पुअर थी, लेकिन ये है कि म्यूज़िक सिलेक्शन ज़्यादा थी, और ये सिंपल था। तो बहरहाल ये उस ज़माने में इंडस्ट्री की स्ट्रेटजी कर्व है जी, जो कि ज़ाहिर देख कर हमें भी हो सकता है कि आज हम किसी इंडस्ट्री को अगर कंपेयर करें तो इसी तरह हम कुछ फैक्टर पे कंपेयर करेंगे। अच्छा जी, आई ट्यून्स जो म्यूजिक स्टोर लॉन्च हुआ उसमें बेसिकली उन्होंने ये किया जी, ये अच्छा टूल है जी, ERRC, एलिमिनेट रिड्यूस रेज एंड क्रिएट ग्रिड। तो उन्होंने एलिमिनेट क्या किया, पायरेसी का कंसर्न नंबर एक। नंबर टू, ये जो प्राइसिंग का मेथड था बड़ा कॉम्प्लेक्स था, उन्होंने वो भी रिमूव कर दिया। ठीक हो गया, दो फैक्टर्स उन्होंने रिमूव किए। रिड्यूस क्या किए कि रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने परचेज म्यूजिक पे कम कर दी। ठीक है, एक इनोवेशन है, एक ज़ाहिर क्रिएटिविटी है। और देन रेस क्या किया,
iTunes म्यूजिक स्टोर ने, उन्होंने म्यूजिक क्वालिटी को इम्प्रूव किया, सिलेक्शन इम्प्रूव हो गई, ईज ऑफ यूज बेहतर हो गई। और क्रिएट उन्होंने क्या किया, पे पर सॉन्ग, आप एक सॉन्ग के पैसे दे दें और 30 सेकंड्स की फ्री सैम्पलिंग भी दे दी, और फिर जाहिर है ऑटो सिंक भी अवेलेबल था। तो दीज आर द फैक्टर्स ERRC ग्रिड में जो कि iTunes ने बेहतर किया, compete किया उस जमाने में। ले जी नेक्स्ट भी तो स्लाइड पे स्ट्रेटजी कब आ गई iPod एंड iTunes की। तो जाहिर है यहाँ अगर दिखाते हैं ब्लू ओशन में, लीजिए ब्लू ओशन ही देखते हैं हम, कि रेड कलर में सब्सक्रिप्शन बेस्ड म्यूजिक सर्विसेज जो थी अवेलेबल, और येलो जो है P2P नेटवर्क्स थे। लेकिन ये जो ब्लू कलर में iPod iTunes थी, कि हम देख लें अगर हम इस चीज़ को सिर्फ ऑब्जर्व करें कि प्राइवेसी के से कंसर्न को उन्होंने एड्रेस किया, प्राइसिंग का मेथड बेहतर किया, क्वालिटी को इम्प्रूव किया उन्होंने, ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस भी कम की। कब वही बता रही है जो पीछे हम ग्रिड में देख आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आप इन टूल्स को यूज करके बाकी अब देख सकते हैं यार कि हम किस तौर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की ये फ्रेमवर्क्स एम्प्लॉय करके कोई भी बंदा पूरी इंडस्ट्री को या प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकता है। तो नेक्स्ट क्या है जी, म्यूजिक क्वालिटी बेहतर हुई, सिलेक्शन को उन्होंने बेहतर किया, और आगे तो फिर ब्लू ओशन है कि सिंपलिसिटी, पेपर सॉन्ग, फ्री सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें वो थी जो पहले नहीं थी। तो ज़ाहिर है ये उन्होंने बेसिकली ज़ाहिर है एप्पल वालों की और उनके क्या कहना चाहिए जो भी लीडर्स थे उनकी सर ये मेहनत है कि आज एप्पल का नाम जो है ना स्टीव जॉब्स, और उसके बाद भी इस तरह हम लेते हैं, और इतनी बड़ी ये सक्सेस स्टोरी है। ओके जी, रिजल्ट्स हम देख रहे हैं 2010 तक सर, जो है क्या कहना चाहिए एप्पल का 2002 से लेके 2010 तक, ठीक है जी, उनका आईपॉड का जो भी रेवेन्यू था और जो रिलेटेड सर्विसेज थी, और फिर टोटल रेवेन्यू, ये ग्राफ देख के मेरा ख्याल है इस ग्राफ पे जिसे कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन ग्राफ जो बता रहा है इस कंपनी का वो कहाँ 2002 में खड़ा था और कहाँ वो 2010 में कहाँ पहुंच गई थी बात। इसका मतलब है आज हानि स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में अपनी कंपनी को वाकई ग्रो करते देखा हो कि जी 2007 में आईफोन आ गया, ठीक है जी, एक सिंबल है आईफोन, और फिर ऐप स्टोर भी लॉन्च हुआ। तो इसने बिल्कुल मोबाइल फोन इंडस्ट्री को क्या कहना चाहिए वाकई रिकंस्ट्रक्ट करके इन्होंने रख दिया। ओके जी, मोबाइल फोन इंडस्ट्री 2000 के शुरू में, ठीक है जी, जब हमारे यहाँ अल्लाह दर्जात बुलंद करे सैयद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए, तो उस जमाने में ज़रा हमारे यहाँ भी क्या यही चीज़ें हैंडसेट मेकर्स होते थे, और जो है उन पे ही ज़ाहिर है फीचर फोन्स या स्मार्टफोन्स दो ग्रुप्स थे, और मार्केट में मी टू किस्म के हैंडसेट्स और ज़्यादातर फोन्स इसी तरह के मोर और लेस एक जैसी कॉपीज ही अवेलेबल होती थी। तो ये उस जमाने में ज़ाहिर जो फोन इंडस्ट्री थी उसमें जब हम और हमारे बड़े भी उस दौर के लोग बटनों वाले फोन इस्तेमाल करते रहे हैं। सो उस वक्त सारा जोर जो होता था उसी हैंडसेट पे, उस मोबाइल फोन को बेचने पे ही होता था। तो ठीक है जी, ये अभी शुरुआत थी मोबाइल फोन की भी, और अब उसकी इंडस्ट्री का स्ट्रेटजी कैनवस अगर देखें तो फीचर फोन ये उस जमाने में सर जाहिर है उसका ये रेड ओशन था, ठीक है, उसकी कर्व थी। अपने ज़माने में ये चीज़ें भी ज़ाहिर है खूबसूरत ही थी, अब सर जो वक्त गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह उस पे तो तनकीद नहीं हम कर रहे, जब कहा गया कि ज़माना खुद खुदा है, तो मतलब ये टेक्नोलॉजी कभी ये भी किंग होती थी। तो एक तरफ फीचर फोन और फिर जो भी स्मार्टफोन्स उस ज़माने में अवेलेबल थे, इनकी इन फैक्टर्स पे आपस में कंपटीशन था। तो आईफोन आया जी, ज़रा हमारे लिए तो इस वक्त एप्पल इम्पोर्टेंट है। तो एप्पल ने ज़रा वैरायटी ऑफ मॉडल्स एलिमिनेट कर दिए, ठीक है जी, उनको ये क्या इतने मॉडल्स प्रोड्यूस करो, रिड्यूस उन्होंने क्या किया, जो बटन्स थे, हाँ जी, बटनों वाला फोन में बटन ही बटन थे वो भी कम किए, और फोन की जो बिजनेस एप्लीकेशंस थी उन्हें कम किया,
और उसकी जो परफॉर्मेंस थी, पीसी लाइक परफॉर्मेंस, वो भी ज़रा उन्होंने उसको, उस फैक्टर को भी कम किया। अच्छा, रेस क्या किया जी? मोबाइल इंटरनेट, इस फैक्टर को उन्होंने ज़रा रेस किया। स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है जी, दुनिया पिछले 20 सालों में या कहिए 15 सालों में बदल गई है कि अब हर तरफ ज़ाहिर है लोग स्टाइल और एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, और ईज ऑफ यूज़ और सिंप्लिसिटी, कि आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ना करें जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्रिएट क्या किया उन्होंने? ज़रा ऐप स्टोर लॉन्च किया, तो ज़रा यहाँ से वो कस्टमाइजेशन वाला मामला हो गया। तो इसमें क्या है जी, इंटरनेट इन योर पॉकेट, आपकी जेब में ले आए। लें जी, इसी केस स्टडी में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग है एप्पल को डिस्कस करना, देखना। तो ये उसकी पूरा आईफोन की अब स्ट्रेटजी कैनवस है, कि उन्होंने कुछ चीज़ों को, जाहिर है अगर यहाँ ये बताया, एलिमिनेट किया, रिड्यूस किया, रेज किया, और फिर जाहिर है उन्होंने मार्केट में कुछ नई चीज़ें क्रिएट की। जो ज़माने में ऐप स्टोर आ गया, तो ऐप स्टोर की 2008 की कहानी आज दिसंबर 2025 में हम याद कर रहे हैं कि ये कभी आया था जी। वाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे जी फिर वही बात है, ये तस्वीर जिसे कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 और 10,000 वर्ड्स, के जो है एप्पल का 2010 तक जो प्रॉफिट था ग्लोबल मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, वो क्या था, वो नजर आ रहा है कि ये एप्पल कहाँ था उस जमाने में भी। सो ये, और फिर आईपैड आ गया जी नेक्स्ट। पर्सनल कंप्यूटर पहले ऐसे होते थे, ठीक होते थे अपने जमाने के, ये भी अच्छे ही होते थे। स्ट्रेटजी कैनवस पीसी इंडस्ट्री का, वो देख लें, कुछ स्टैग्नेंट सी कर्व है, कुछ चीज़ों में चलें बेहतर है, कुछ में ज़्यादा है। और स्टैंडर्ड जो पर्सनल कंप्यूटर था, वो ज़रा पोर्टेबल नहीं था, आप उठा के नहीं लेके जा सकते हर हर जगह। उस ज़माने में ज़रा ज़रा चैलेंज था ये चीज़ों का। और फिर स्मार्टफोन आ गया, ठीक है, क्या बात है, पोर्टेबल था, जितने मर्जी ले जाओ, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने जिन चीज़ों ने वाकई एप्पल ने आईफोन और आईपैड ने किया। अच्छा जी, एलिमिनेट क्या किया कि आईपैड ने? ईआरसी ग्रिड देखते हैं, हार्डवेयर फीचर्स उन्होंने एलिमिनेट किए हैं, बटन शटन कम हो गए, खत्म हो गए। रिड्यूस किया उन्होंने टेक्निकल स्पेक्स को, और फंक्शंस को भी रिड्यूस किया, ठीक है जी। अब ज़ाहिर है ये चीज़ें डिटेल में भी देखी जा सकती हैं, बट ज़ाहिर है यहाँ केस स्टडी में जो बताया गया, रेज उन्होंने किया देख व्यूइंग को, उसके यूजेज को, और क्रिएट किया उन्होंने स्टाइल एंड फन और ऐप स्टोर, और ये वो चीज़ें थी जो ज़रा उससे पहले नहीं थी। लें जी, यहाँ ब्लू ओशन देख लें, पूरी स्लाइड पे ही आ रहा है आईपैड का, क्या बात है, कई चीज़ों को उन्होंने जाहिर है देख लेते हैं, एलिमिनेट किया, रिड्यूस किया, रेस किया, और फिर एक नई इंडस्ट्री, नई मार्केट क्रिएट की। आई बुक स्टोर 2010 में आ गया, और इवन जो है आईपॉड एक ब्लू ओशन था जी, ठीक है जी। आईफोन एक और नया ब्लू ओशन था। क्या बात है जी, अच्छी अच्छी स्लाइड है, देख रहे एनिमेशंस के साथ। पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री कभी होती थी, ठीक है जी, एक बहुत बड़ा रेड रेड ओशन। और आईपैड ने बेसिकली क्या किया कि मूवी, ऐप स्टोर, म्यूजिक, ये सारा कुछ आईपैड में एक जगह आ गया। सो ले जी, ये जरा नया है टूल, बड़ा अच्छा टूल है जी ये भी ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में, कि पीएमएस मैप ड्रॉ किया गया है। और उसको देख के भी हम देख सकते हैं कि 1998 से लेकर 2011 तक जो कंपेटिटर्स थे, कि मैकनटॉश, आईपैड, ठीक है जी, उसमें कुछ लोग सेटलर्स थे, वो वहीं रहे, कुछ लोगों ने माइग्रेट किया, चीज़ों को इम्प्रूव किया, लेकिन जो पायनियर था वो कौन था? वो एप्पल ही था। कि पायनियर के जगह में वो जितनी चीज़ें आ रही हैं सर 2002 से लेके 2011 तक, वो एप्पल ही एप्पल है जी। तो वो सही कहते हैं, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो उसमें हम देख सकते हैं कि जितने इसके कंपेटिटर्स थे, वो बेचारे बस मैं क्या कहूँ, अपनी जगह बस मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में वो। और ये देख लें जी, क्या है जी, हिस्टोरिकल नेट सेल्स, वाओ, ये तो सेल्स वाले लोग देख के ना, मेरा ख्याल है सेल्स वालों को ये दिखानी चाहिए कि वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे कि 2000 में
और फिर उसके बाद ये देखें, ये ब्लू ओशन कब आया और छा गया, जैसे कहते हैं ना, आईपैड, आईफोन। वाह। सो ये केस स्टडी हमने डिस्कस की। अभी हमारे पास तकरीबन इसमें 10 मिनट हैं। तो एप्पल को आज की शाम में यान जहानी, स्टीव जॉब्स पे मूवी भी बनी, जॉब्स, और मैं नहीं देख सका, नहीं, जाहिर है मसरूफियत की वजह से, लेकिन अच्छा, Games for the crazy ones. ये गलती से उसी मूवी को हमने क्लिक कर दिया। तो स्टीव जॉब्स को जी थोड़ा सा हम आज की शाम में उनके उनकी जो भी प्रोडक्ट्स थी एप्पल की, उन्होंने कंपनी को बनाया और फिर कहाँ ले गए जी। अच्छा। Here's to the crazy ones. तो इन लोगों को जी यही डिस्कस करने का पर्पस है। अगर ये लोग काम कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। ले जी, मेरा लिए वही क्लियर है। तो अगली अगली देखते हैं जी, अगली केस स्टडी। ये हमारे, मैंने ये 3 4 केस स्टडी सिलेक्ट की थी जी। एक है मार्वल वालों की, एक सेल्स फोर्स, और फिर टेलर स्विफ्ट जो है उसकी केस स्टडी भी। वाह, ये तो लगता है यही सीखे कि दूसरी केस स्टडी डिस्कस होएगी। तो मेरा ख्याल है फिर ऐसे करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं। हो सकता है वीडियो इसमें, ठीक है जी, वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के दौरान में अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो हम दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे और इस केस स्टडी को एटलीस्ट आज की शाम में मुकम्मल करेंगे कि मार्वल उन्होंने कैसे रिस्टोर किया एक ब्लू ओशन को। बल्कि मैं, अगर स्लाइड खुल गई है तो उसका टाइटल तो ज़रूर शेयर करूं। हाँ जी, द मार्वल वे रिस्टोरिंग अ ब्लू ओशन। अच्छी केस स्टडी है कि एक ऑलरेडी एक इंडस्ट्री थी, एक ब्लू ओशन क्रिएट हुआ था, लेकिन वो कुछ मसाइल की वजह से वो ब्लू ओशन मुश्किलात का शिकार था। लेकिन वीडियो में भी देखते हैं और फिर उसके बाद हम केस स्टडी को भी डिस्कस करते हैं। Stay here on the ground. Keep fighting. No. Ah, smash. Well, it'll take an hour to answer that question, but I can summarize it in a couple of different ways. Turnarounds really require three things. Generally, they require cost reduction. They require, of course, revenue growth, and they require what I would call strategic leaps in the business. Most turnarounds fail because they're primarily focused on cost reduction. And while certain turnarounds, cost reduction will work for a while and increase your cash flows, if you don't grow your revenues, you're still going to die. In the case of Marvel, cost reduction was really not a factor. The business was already being run, I would say, very frugally. So the challenge was basically revenue growth and finding the strategic leaps that we needed to make. I've been involved in primarily creative businesses, not businesses that were technically oriented and required great leaps in the laboratory or so on. My businesses have been consumer products, media, and entertainment, and these are largely dependent on really the creative juices and output of key employees. So while the financial part of the Marvel turnaround was important, certainly, in the end, what was going to be successful for us was to make good product. One strategic leap that we made right away, of course, was to enter the motion picture business. Motion picture business was still for us the primary way to rejuvenate our characters, and we had 7,000 of them, to rejuvenate our characters around the globe with our fans. And even today, I would say that motion pictures is still the most exciting form of entertainment. So we chose one strategically was to focus on the motion picture business, and this really did set the stage for transforming Marvel dramatically. The Hollywood studio system, even today, is still based on fundamental principles that were put together by the motion picture community many, many decades ago. And so today you still have a great deal of overhead behind the studios, and this is due to high salaries and big offices. It's also due to assets that the studios have that are underutilized or not utilized at all. There would be a soundstage,
It's empty, a back lot that is no longer used because today, because of incentives that countries and states in the United States offer to filmmakers, you would rather film there and collect those monies rather than back in the back lot. The indirect overhead at that time on a major movie from a studio was 30%. Means only 70% of the budget was actually being spent making film. So when Marvel started, our indirect overhead was 3%. So immediately we were saving close to 30% of the cost of film. Our culture for making films was very different. For example, in castings, and this was true even when we had studio partners, we thought that our characters were the heroes. And so we did not need to cast big names, big Hollywood names that were very costly. For the most part, we cast character actors, very fine character actors, who later actually became much better known. An example would be Hugh Jackman. Hugh Jackman, Wolverine. There are 200 or 300 X-Men altogether, but Wolverine is the most popular of all of them. And we cast Jackman, who has done a phenomenal job in that role. Hugh Jackman was basically a song and dance man from Australia before we cast him in that film. He was very little known at the time. Tobey Maguire as Spider-Man, similarly. Tobey, a fine actor who had done what we call art house films for the most part, was the perfect casting to be Peter Parker. The key to entertainment is always to have a very strong emotional bond between your intellectual property, in this case characters, and your fans. If you don't have that, you can't win. Also, if you have that strong emotional connection, then you can leap from one media form to the other. So we were leaping, talking about strategic leaps. We were leaping from comic books to motion pictures, then of course to television, and then video games, and the rest is all history. Without that emotional connection, that would have been very, very difficult. And that's a principle that still exists today. On the creative committee, what the creative committee was doing was basically making sure that the storylines, the essence of our characters, was maintained regardless of what media form or what consumer product category we were competing in. We did not want to change the basic nature of these characters, which formed a partnership, if you will, with our fans. With the first Hulk movie, we learned a lesson, and that is that you can't change the origin story of these characters. That our fans would, they're not happy for a lot of obvious reasons when you do that. So really that committee was designed to make sure that as we move from media form to media form and consumer product to consumer product category, that the essence of the characters, what made them popular, what allowed us to monetize them, remained the same. Marvel, after, as I said, apprenticing on motion pictures that we made with big studio partners, we decided to form our own studio, and the way we financed that was with $525 million of debt. Because we had the #1 track record in the history of Hollywood when it came to live action films, and I'm using the measurement of average worldwide box office, we were able, because of that track record, to form a financing that gave away no equity in the films. It was a deal that was unique, had never been done before, and I dare say will never be done again. And that was because of our track record. So we were able to get debt financing at extremely low interest rates. And the first film was Iron Man 1, which was a tremendous success. And really, I'm not sure that we needed to actually use the funding after that because of that success. But it was very strong financing. We did, though, have to put up collateral, as you always do for debt financings. And our collateral, so what we were risking, our collateral was the rights to make live action films for 12 of our characters, including some of what I would call our A-list characters. That included Iron Man, included the Hulk, and so on, the Avengers, and so on. So we were risking, that ability, but we certainly had no financial risk per se for the company. नहीं जी, ये थी जी इसकी के सक्सेस स्टोरी जो मार्वल की। अब हम थोड़ा सा उसे एक्सप्लोर करते हैं जितना। अभी अगर 3 मिनट बता रहे हैं तो मार्वल्स एक ब्लू ओशन था कभी 1930s में। यानी कि ये कॉमिक बुक्स, हाँ जी, मी टू
कॉमिक बुक्स और क्रिएट की जाती थी। ये कंपनी ज़ाहिर है मार्वल के सुपर हीरोज और स्पेशली सुपरमैन और बाकी भी ज़ाहिर है मशहूर इसी तरह चलें, ये मार्वल के पॉपुलर कैरेक्टर्स थे। फैंटास्टिक फोर ज़ाहिर है बचपन में मैं सच्ची बात है मैं भी कार्टून देखता रहा हूँ। कैप्टन अमेरिका और फिर इसी तरह हल्क, एक्समैन और स्पाइडरमैन जी, कभी हम स्पाइडरमैन को खुद भी इंजॉय करते थे। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है हमने सुनी है। इवन 1965 में जो है मार्वल कॉमिक्स आर द फर्स्ट कॉमिक बुक्स इन हिस्ट्री इन विच अ पोस्ट एडोलेसेंट एस्केपिस्ट कैन गेट इन्वॉल्व। ठीक है जी, तो यानी कि लोग पसंद करते थे उस जमाने में भी मार्वल की कॉमिक बुक्स को। ठीक है जी, अच्छी स्लाइड है। और फिर पहला जो इन्होंने मार्वल का पहला ब्लू ओशन जिन्होंने क्रिएट किया, और ज़रा मार्वल इटसेल्फ वाज अ ग्रेट कंपनी। तो जाहिर है उसके प्रॉफिट्स उस जमाने में भी, लेकिन 1965 की बातें हो रही हैं, 1960 से 1964 65 में क्या कहना चाहिए अब, चलें माशाल्लाह एक कंपनी ने बड़ा ग्रो किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो है किसी और ने 1968 में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। जाहिर है वो ये होता है जी, जाहिर है बिजनेसेस में कोई बंदा लाहौर में हफीज सेंटर शुरू करता है। मैंने अभी हफीज सेंटर में बैठे हुए एक बड़े बंदे से पूछा हफीज साहब हैं, तो उन्होंने कहा जी पता नहीं कहाँ होंगे, यहाँ हैं। हफीज सेंटर अब कई जगह बिक चुका। सो 1968 में किसी ने खरीद लिया जी ये मार्वल वालों को, और फिर जो है 19